Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about interest payable by the taxpayer under the Income Tax Act कि हमें कौन कौन से इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं और उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेनली हमें इनकम टैक्स से कौन से सेक्शंस में प्रोवाइडेड है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें प्रोवाइडेड है सेक्शन 234A, 234B, 234C। ठीक है, इसमें प्रोवाइडेड ये कौन सा इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट तब लगता है जब होता है हमें डीले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। जब भी हम रिटर्न ऑफ इनकम जो है, जो हमारी ड्यू डेट है उसके बाद फाइल करते हैं तो हमें जो है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, हमें कुछ एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है और अगर हम उसका पेमेंट नहीं करते हैं या फिर हम जो है कम पेमेंट करते हैं, शॉर्ट पेमेंट करते हैं, तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और फिर हम देखेंगे कि नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, दैट इज डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर हम एडवांस टैक्स डिफर करते हैं कि मतलब टाइम पे नहीं देते हैं तो फिर हमें जो है कौन सा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ये सब हम अपने आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है इनकम टैक्स में कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे। तो कुछ जो है रूल्स जनरल है जो सारे इंटरेस्ट के लिए है और कुछ स्पेसिफिक रूल्स है वो उसके स्पेसिफिक सेक्शन में दिया हुआ है। और जो जनरल रूल्स है वो पहले हम देख लेते हैं कि जनरल रूल्स कौन से हैं। जनरल रूल्स हमारे दिए हुए रूल 119A में, इसमें पहला रूल कहता है कि जो भी अगर कोई इंटरेस्ट है वो एनुअल बेसिस पे हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी मंथ है या पार्ट ऑफ मंथ है तो हम उसको एज अ होल मंथ मान लेंगे। ठीक है, उसको राउंड ऑफ कर देंगे, उसको फ्रैक्शन में हम मंथ को नहीं लेंगे। ठीक है, उसको एक पूरा मंथ मान लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे हम। अगर कोई जो है मंथ वाइज कैलकुलेशन हो रही है तो फिर अगर जो नंबर ऑफ डेज है हम उसको एज अ होल मंथ मान लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ डेज नहीं लेंगे, उसे एक मंथ मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है 20 डेज। क्या लिया है, उसमें दिया है कि ये 20 डेज जो इसने डिले किया रिटर्न फाइलिंग में, तो अगर हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसका इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट होता है तो इस 20 डेज को हम क्या मान लेंगे कि वो 1 मंथ है। अगर वो 1 डे भी है, वो 1 डे भी है तो हम उसको क्या मान लेंगे, उसको एक मंथ मान लेंगे एज पर रूल 119A। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग है कि अगर कोई पार्ट ऑफ अगर वो मंथ बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, पार्ट ऑफ डेज हो तो उसको हम 1 मंथ मान लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ टैक्स और पेनाल्टी अदर सम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड शैल बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज। मतलब कि हम जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम उसको 100 रुपीज के नियरेस्ट मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, उसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने समझाया है कि हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम्पल की इफ़ वी वांट टू कंप्यूट, हमें 234A का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसमें क्या दिया, उसमें दिया है कि 8489 है जो है 3 मंथ्स के लिए और 10 डेज के लिए हमें कंप्यूट करना है वो। अभी हम देख लेंगे कि 234A का इंटरेस्ट क्या होगा। अभी आप सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ पढ़ाया नहीं, हम क्वेश्चन पहले कर ले रहे हैं। हम जो अभी आपको जनरल रूल्स पढ़ाए हैं कि हम कैसे नंबर ऑफ डेज डिटरमाइन करेंगे और कैसे वो अमाउंट डिटरमाइन करेंगे जिस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसका ये क्वेश्चन है। बाकी अभी हम आगे देखेंगे कि 234A क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी बस ये देख रहे हैं कि हमें 8489 हमें पे करना था। ठीक है, अब हमें इस पे इंटरेस्ट पे करना है 3 मंथ्स 10 डेज के लिए। तो हम 119A के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, हम जो है पहले तो इसको जो है नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में इस अमाउंट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें। तो नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, हम इसको कर देंगे 8400। ठीक है, और ये जो 3 मंथ्स 10 डेज है इसको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, इसको हम कर देंगे 4 मंथ्स। ठीक है, तो हमारा ये राउंड ऑफ हो गया। बस इतना ही लिखा है इसमें रूल 119A में, बस इतना ही लिखा है, वो जनरल रूल्स लिखे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम स्पेसिफिक रूल्स के हर पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ेंगे। अब हम पहले देख लेते हैं सेक्शन 234A देख लेते हैं। 234A में हमें क्या कैलकुलेट करना बताया है, इंटरेस्ट इन डीले फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। जब भी हम जो है रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट होती है उसके बाद अगर उसके बाद अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो हमें बताया गया है सेक्शन 234A में। इसका हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोविजन दिया है। इसमें दिया है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज लीविड कब होता है, फॉर डीले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। जब भी हम देर करते हैं अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने में तो हमें 234 का इंटरेस्ट चार्ज होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ द टैक्स पेयर फाइल्स द रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट के बाद फाइल करता है
जो भी उसकी ड्यू डेट स्पेसिफाई कर रखी है, तो फिर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A विल बी लिवीड, ठीक है, वो लिवीड होगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिस्टर कपूर इज अ डॉक्टर, ठीक है, वो डॉक्टर है। हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 कितनी आ रही है, 8400 आ रही है उसकी, आ रही है 8400 उसकी आ रही है लाइबिलिटी टैक्स की, ठीक है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन दिस केस इज 31 जुलाई। उसकी ड्यू डेट क्या है, उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, ठीक है। ऑन 5th August 2020 ही पेड टैक्स ऑफ ₹8,400 एंड फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम। विल ही बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234? अब हमें बताना है कि वो लाइबल होगा कि नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इज लिमिट फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट क्या थी, ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2021, और उसने जो है टैक्स कब फाइल किया, उसने फाइल किया 5th August 2020। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है 2020, ये होगा 2021, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 2021। उसने कब फाइल किया, उसने जो है 5th August 2021 में किया, क्योंकि उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, और उसने जो रिटर्न फाइल किया वो आफ्टर द ड्यू डेट किया है, तो उसे 234 का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो इसमें देखिए ये भी लिखा होगा, ही विल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A ऑन द आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी इन द इंटरेस्ट पीरियड ऑफ लेवी, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अगर जो हमें इंटरेस्ट सब इस पर चार्ज करना है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा अंडर सेक्शन 234A। तो क्या दिया है, इसमें दिया है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इज लिवीड। हमें ये बता दिया किस लिए लिवी होता है, डीले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होती है तब ये लिवी होता है। कितना होता है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, मतलब कि जितना भी मंथ आ रहा है वो उसके लिए हर मंथ के लिए 1% लगेगा। नेचर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंडिंग नहीं होती है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ऐसी कोई कंपाउंडिंग नहीं होती है, ठीक है। और क्या इसमें दिया है, इसमें दिया है कि जो है सिंपल इंटरेस्ट पे करना है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। और पीरियड ऑफ लीवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें होता है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इज लिवीड फ्रॉम द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली, जो भी हमारी ड्यू डेट है उसके नेक्स्ट डे से कैलकुलेट करना स्टार्ट होगा, और कब तक, जब तक हम अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते उस डेट के उस के बीच का जो भी पीरियड है, मतलब जो हमारी ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से और जिस दिन हम अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं उस दिन तक जितने भी नंबर ऑफ डेज आते हैं, जितना भी मंथ होता है, उसके लिए हमें 234A इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और देख लेते हैं हम क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो है और इन केस नो रिटर्न हैज बीन फर्निश, अगर ऐसा केस होता है कि हमने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया है, तो फिर ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, तो 144 के अंदर हम होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। तो हमारा जब बेस्ट जज असेसमेंट कंप्लीट होगा तो उस दिन तक जो है हमारा क्या ड्यू डेट से लेके उस दिन तक जिस दिन हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो अंडर सेक्शन 144 होता है वो कंप्लीट होगा, उस दिन तक हमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो है कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ लेवी ऑफ इंटरेस्ट पार्ट या फिर फ्रैक्शन ऑफ मंथ इज कंसिडर्ड फुल मंथ। ये वही चीज़ कह रहे हैं जो हमने अभी रूल 119A में देखा था, जनरल रूल्स, वही अभी फिर से कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि हम ये मंथ वाइज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अगर पार्ट ऑफ मंथ भी आता है, मतलब हम किसी महीने के एक दिन भी आ जाता है, तो फिर हम उसका पूरे मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए हमें ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रखा है, हम उस इलस्ट्रेशन को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि कोई मिस्टर सुनील है, ये क्या है, ये इंजीनियर है, ठीक है, ये क्या है, ये इंजीनियर है। इनकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या थी, कि इंडिविजुअल है तो इनकी भी ड्यू डेट क्या होगी, 31 जुलाई थी, ठीक है। ही फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, इन्होंने कब फाइल कर दिया, 9 जनवरी 2022 को। इनकी डेट क्या थी, जुलाई 31 2021 थी, और इन्होंने फाइल कब किया, 9 जनवरी। अब तो क्योंकि उन्होंने ड्यू डेट के बहुत दिन बाद फाइल किया तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको 234 का इंटरेस्ट जो है 234A का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज ₹8,400। इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी, 8,400 थी, विच इज पेड ऑन 9 जनवरी 2022। और उन्होंने कब पे किया, इसको पे किया है 9 जनवरी 2020 को पे किया, ठीक है। जिस दिन उन्होंने रिटर्न फाइल किया उस दिन उन्होंने वो पे भी किया अपनी। विल ही बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234? इफ यस देन व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ लेवी ऑफ इंटरेस्ट।
क्यों नहीं, बिल्कुल पे करना पड़ेगा, यही पूछा गया है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि जी हाँ, इनको पे करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ड्यू डेट के बाद अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है। अब इन्होंने पूछा कि कितना करना पड़ेगा, तो अब हम देख लेते हैं कि कितने दिन हो रहे हैं। हमारा क्या था, हमारा जो 31 जुलाई को फाइल करना था और हमने कब किया, 9 जनवरी को किया। तो हम पहले देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि दिन कितना होगा। 31 जुलाई के बाद अगस्त हो गया 31 डेज का, ठीक है। उसके बाद अगस्त हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए। कितने हो गए, 5 मंथ्स जो है हमारे कंप्लीट हो गए। 5 मंथ्स तो हो ही गए। और हमने 9 जनवरी को पे किया, तो प्लस 9 डेज। अब क्योंकि 9 डेज है तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 मंथ्स। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मंथ्स। तो हमें इंटरेस्ट कितने पीरियड का चार्ज करना, हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होगा 6 मंथ्स का, ठीक है। ये हो गया, यही निकाला था हमने भी, 6 मंथ्स निकाला था, इनका भी 6 मंथ्स आए और हमें पीरियड ही कैलकुलेट करना था। अब हम देख लेते हैं कि जो भी अमाउंट होता है जिस पे हमें इंटरेस्ट लगाना होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए हम लोग देखेंगे इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि अमाउंट लाइबल टू इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जितना भी हमने हम जब भी उस अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जैसे हम लोग सेक्शन 143(1) के अंदर कैलकुलेट करते हैं। मतलब जब हम लोग का रेगुलर असेसमेंट होता है उसके तरह कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि जितना भी हमने टैक्स पे कर रखा होता है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स या TDS या फिर TCS, उन सब का जो है हम लोग क्लेम ले लेते हैं। मतलब कि जो है जितना हमारा टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसमें से हम ये सब डिडक्ट कर देंगे। कितना नेट टैक्स हम लोग निकालेंगे, एडवांस टैक्स TDS TCS या फिर जो है रिलीफ कोई भी हमें मिल रही है 89, 90, 90 या 91 वाली, या फिर टैक्स क्रेडिट हम 115 JA JD के अंदर कैलकुलेट करें। तो इन सब का जो है नेट कर लेते हैं। तब हम अपना क्या डिटरमाइन करते हैं, अमाउंट लाइबल फॉर इंटरेस्ट की। हम किस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, उसी अमाउंट पे लगाएंगे जो इन सबको माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट पे हम 234A लगाएंगे, ठीक। इसके लिए भी हम देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि मिस्टर कुमार इज रनिंग अ मेडिकल स्टोर। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन इस केस इज 31 जुलाई। क्या है, 31 जुलाई है उसकी ड्यू डेट। और क्या, ही फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम 3 दिसंबर। अब 3 दिसंबर पर कर रहा है, वो आफ्टर ड्यू डेट कर रहा है, तो इसमें 234A का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि वो ड्यू डेट के बाद अपना रिटर्न फाइल कर रहा है। और क्या है, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कुमार फॉर द ईयर इज ₹28,400। टैक्स लाइबिलिटी कितनी है उसकी टैक्स लाइबिलिटी है 28,400 विच इज पेड ऑन 3 दिसंबर। उसने कब पे किया, जिस दिन उसने रिटर्न फाइल किया उस दिन उसने अपनी टैक्स लाइबिलिटी भी पे की। और क्या दिया, इसमें बताया गया कि एडवांस टैक्स पेड बाय हिम इज ₹15,000। उसने एडवांस टैक्स पे कर रखा था 15,000। और TDS क्रेडिट उसका 5,000 था, उसका TDS कटा हुआ था ₹5,000। विल ही बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इफ येस हाउ मच। तो अब पूछ रहा है कि क्या उसको 234A का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा। अब हमें अमाउंट डिटरमाइन करनी है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि करना पड़ेगा क्योंकि उसकी ड्यू डेट ही 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने की। उसने कब पे किया है रिटर्न, उसने पे किया है 3 दिसंबर को। आफ्टर ड्यू डेट पे हुआ है इसलिए उसकी 234A का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं। इसकी अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी। उसकी टैक्स लाइबिलिटी थी 28,400, ठीक है। लेकिन उसको जो है एडवांस टैक्स भी उसने पे कर रखा था 15,000 और क्या कर रखा था, और जो है उसको TDS का क्रेडिट मिला था 5,000। तो उसकी नेट लाइबिलिटी कितनी आएगी, उसकी नेट लाइबिलिटी आएगी जो है, हम इसको माइनस कर देंगे 28,400 में से माइनस कर देंगे 15,000, माइनस कर देंगे 5,000। टोटल 28,400 है हमारा, उसमें से माइनस कर देंगे हम 15,000 और उसमें से कितना माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 5,000। तो टोटल 20,000 माइनस हो जाएगा हमारा। 15 + 5 20,000 माइनस कर देंगे। 28 में से जब 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,400। इस 8,400 पे हमें जो है 1% इंटरेस्ट लगाना होगा। कितने दिन का लगाना होगा, पीरियड कितना होगा, पीरियड होगा कि हमें 31 जुलाई को पे करना था, हमने कब किया, दिसंबर में किया। तो अगस्त से दिसंबर तक का हमें जो है पीरियड होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि जो है 8,400 1% इंटरेस्ट लगता है इंटू 1% इंटू कितने जो है
पीरियड के लिए हमें कैलकुलेट करना है, हमें 5 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा जो है, अब जो अमाउंट आएगा वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना आएगा, 84,000 का 1% हुआ रुपीज़ 84, 84 इंटू 5, 84 इंटू 5 हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा, 84 इंटू 5 हो जाएगा 420। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 420 जो हमें पे करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग के समय। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। ये तो हमें समझ में आ गया 234 है, हमें समझ में आ गया 234 है हमें कब पे करना होगा, 234 है हमें तब पे करना होगा जब हम ड्यू डेट के बाद अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और कितने पीरियड, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%। ठीक है, और कितने पीरियड के लिए पे करना पड़ेगा, जब हमारी ड्यू डेट थी और जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके बीच का जो पीरियड है उतने पीरियड के लिए हमें 1% पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे, हम अमाउंट निकालेंगे अपनी जो है, हम क्या करेंगे, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट की जो है, जो भी हमें टैक्स पे करना था, हमारी जितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसमें से हमने जितना भी एडवांस टैक्स पे कर दिया है उसको हम डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने कोई भी हमें टीडीएस का क्रेडिट मिल रहा है या फिर टीसीएस का क्रेडिट मिल रहा है उसको माइनस कर लेंगे उससे, और मतलब हमने नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जो भी हम रिलीफ जो है क्लेम कर रहे हैं 80, 89 ये सब वाला, तो सबका नेट करके हम अपनी नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उस नेट लायबिलिटी पे हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 234A। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है 234B। 234B किस लिए निकालता है, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। जब हम एडवांस टैक्स पे करने में डिफॉल्ट करते हैं तब सेक्शन 234B लगता है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमें एडवांस टैक्स कब पे करना होता है और एडवांस टैक्स के प्रोविजंस क्या होते हैं। ठीक है, एडवांस टैक्स सबको पे करना होता है जिसकी भी लायबिलिटी कितनी आ रही है, 10,000 से ज़्यादा आ रही है। अगर आपकी लायबिलिटी टैक्स पे करने की इन अ ईयर ₹10,000 से ज़्यादा आ रही है तो आपको टैक्स, एडवांस टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स जो है सिर्फ सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं अबव 60 ईयर्स, अगर वो जो है उनकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, मतलब वो पीजीबीपी की इनकम में नहीं आते, क्या हमने देखा कि सबको पे करना है जिसकी भी क्या होगी टैक्स लायबिलिटी कितना होगी, 10,000 से ज़्यादा होगी। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको एडवांस टैक्स पे करना है। और लेकिन किसको नहीं करना है, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, मतलब अबव 60 ईयर्स वाले, जिनकी 60 ईयर्स एज से ज़्यादा उनकी क्या पीजीबीपी की इनकम नहीं है, क्या उनकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एडवांस टैक्स जो है कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। एडवांस टैक्स पे करना होता है हमें 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना होता है। 4 इंस्टॉलमेंट कब कब जाती है, पहली इंस्टॉलमेंट जाती है हमारी जून में, 15 जून तक पे करना होता है। पहली इंस्टॉलमेंट हमें कब पे करनी होती है, 15 जून तक करनी होती है, फिर 15 सितंबर तक करनी है, जून तक करनी होती है, फिर सितंबर तक करनी होती है, फिर हमें कब करनी होती है, फिर हमें जो है करनी होती है 15 दिसंबर तक करनी होती है। उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट करनी होती है वो करनी होती है 15 मार्च तक। ठीक है, जो फर्स्ट 15% में करते हैं जो फर्स्ट 15 जून तक करते हैं उसमें अपना हमारा टैक्स जो हमें देना होता है उसका अप टू 15% हमें जो है ऐसा एडवांस टैक्स पे करना होता है। फिर हमें पे करना होता है 45%। ठीक है, फिर पे करना होता है 75% और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें अपना 100% पे करना होता है एज अ एडवांस टैक्स। और हम क्या देखेंगे कि हमें जो अपनी टैक्स लायबिलिटी वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम एक एस्टीमेट ले लेंगे कि हमारे इस ईयर में इनकम कितनी होगी, उस पर हम जो अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करके उसका 15%, 45%, 75% ऐसा एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, और ये जो एस्टिमेट करेंगे या तो हमें हमारी जो प्रीवियस ईयर की इनकम थी उसको एज इट इज़ ले लेंगे, नहीं तो फिर हम जो है ये एक एस्टिमेट कर लेंगे, प्रिडिक्ट कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारी इतनी इनकम थी और अब हमारी इनकम इतनी होगी, उसके बेसिस पे हम उसका टैक्स निकाल लेंगे इस ईयर के स्लैब रेट के हिसाब से, और फिर जो हमारा एडवांस टैक्स आएगा उसको हम जो है इन 4 उसमें डिवाइड करके पे कर देंगे। तो हमने देखा हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है, कब पे करना होता है, अगर हमारी जो हमारी इनकम है वो
जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो ₹10,000 से ज़्यादा आ रही है तो हमें एडवांस टैक्स पे करना है। सिर्फ किसको नहीं पे करना है एडवांस टैक्स? कोई सीनियर सिटीजन है जो पीजीबीपी की इनकम, सीनियर सिटीजन है और जिसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो उसे एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी पीजीबीपी की इनकम भी है तो उसे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो भी प्रिजम्पटिव इनकम में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं 44 ADA वाली, तो उनके लिए जो है एडवांस टैक्स की लायबिलिटी ये 4 स्टेजेस में नहीं आती, उनको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है एडवांस टैक्स की और वो होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ 15 मार्च वाली। उनको 15 मार्च में ही अपना एडवांस टैक्स की 100% इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। वो सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं भी पे कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती क्योंकि उनको करना ही नहीं है। ऐसा सेक्शन में उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि जो सेक्शन 44 AD या 44 ADA AE वाले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले हैं उनको जो है उनको एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। बाकी 15%, 45%, 75% और 100% वाला हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर जो है कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो सेक्शन 234B दैट इज़ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है वो कब लगेगा। मतलब हमें एडवांस टैक्स नहीं पे किया है तब हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि कम पे किया है तब देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक प्रोविजन क्या है। इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B हमें 2 केसेस में देना पड़ेगा। 2 ऐसे केसेस हैं जब हमें 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब कब पे करना पड़ेगा? पहले लिखा हुआ है कि व्हेन टैक्स पेयर हैज़ फेल्ड टू पे एडवांस टैक्स। क्या हुआ? वो एडवांस टैक्स उसने पे ही नहीं किया, उसकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती थी लेकिन क्या किया, जो टैक्स पेयर था उसने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया है तो फिर क्या लगेगा, हमें 234B का इंटरेस्ट लगेगा। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस हो गया हमें कब लगेगा 234B का इंटरेस्ट? सेकंड केस हो गया कि वे एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर, जितना उसे पे करना था वो क्या है 90% से कम है। एडवांस टैक्स जितना आ रहा था, एडवांस टैक्स हमारा जितना आ रहा था और जितना हमने पे कर रखा है एडवांस टैक्स की तरह वो जो है 90% से कम है तो फिर हमें 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी पर जितनी भी हमारी आ रही है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 208 ऑफ द एक्ट एडवांस टैक्स शैल बी पेबल बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसिंग, जो हमने पढ़ा कि जो है 10,000 से अगर ज़्यादा होगी तभी हमें एडवांस टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है वो देख लेते हैं कि इसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मिस्टर कुशल इज रनिंग अ प्रोविजन शॉप। ठीक है, वो प्रोविजन शॉप चला रहे हैं। फिर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कुशल इज ₹38,400, इतनी उनकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। ये 10,000 से ज़्यादा, याद रखना। फिर क्या है, ही इज़ नॉट पेड एनी एडवांस टैक्स टिल 31 मार्च, उसने 31 मार्च तक कोई भी टैक्स नहीं पे किया, कुछ भी नहीं पे किया ऐसा एडवांस टैक्स। एंटायर टैक्स वॉज पेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जब उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की तब उसने पे किया है। तो विल ही बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B? हाँ भाई, बिल्कुल लायबल होगा ये इंटरेस्ट पे करने के लिए। क्यों लायबल होगा? क्योंकि इसकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आ रही थी और उसने क्या किया था, उसने कुछ भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया था तो फिर क्या करेगा, उसे 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने वही लिखा होगा, पूरा प्रोविजन उन्होंने पहले लिख दिया कि हमें इन 2 केसेस में जो है एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। कब पे करना पड़ेगा? जब हमने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब पे करना पड़ेगा? जब हमने एडवांस टैक्स पे ही ना किया और जो हमने एडवांस टैक्स पे किया है वो 90%, हमारी जितनी लायबिलिटी आ रही है उसका 90% से कम है तो फिर हमें जो है 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर उन्होंने दिखा दिया कि एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी आती है, जिसका भी जो है टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है इन अ ईयर, तो उस ईयर में एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन लिख दिया क्योंकि जो है टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कुशल इज 38,400 जो कि 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है और तो उसे एडवांस टैक्स पे करना है लेकिन उसने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, कुछ भी पे नहीं किया है तो उसे 234B का इंटरेस्ट जो है चार्ज होगा। और जो अभी हम रेट देखेंगे उस रेट के हिसाब से उस पीरियड में उसको 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब वो रिटर्न फाइल करेगा अपनी तब। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको भी देख लेते हैं।
मिस्टर मंगल इज रनिंग अ प्रोविजन शॉप, वो क्या जाते हैं प्रोविजन शॉप चलाते हैं। टैक्स लाइबिलिटी कितनी है 48,400 है। पे एडवांस टैक्स कितना पे किया उसने 46,000 ऐसा एडवांस टैक्स पे कर दिया है। कब तक पे कर दिया 31 मार्च तक उसने पे कर दिया है इतना। बैलेंस टैक्स ऑफ ₹2004 इज पेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, विल ही बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। अब देखिए उसने एडवांस टैक्स पे किया, लेकिन हम देख लेते हैं कि जो उसने एडवांस टैक्स पे किया है वो 90% से ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो आ रहा है हमने पे किया है, कितना पे किया है हमने 46,000 पे किया है। कितना 48,400 का, ये कितना परसेंट है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा आ रहा है ये 95% हमने जो पे कर रखा है, ये 95% टैक्स पे कर रखा है। क्योंकि हमने 90% हमारी जितनी लाइबिलिटी आ रही थी एडवांस टैक्स की, उसका हमने 90% से ज़्यादा ऐसा एडवांस टैक्स पे कर रखा है। तो फिर क्या होगा, हमें 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हमने दो कंडीशंस देखी थी, कौन सी देखी थी, या तो हमने एडवांस टैक्स पे ही ना किया हो, या फिर सेकंड कंडीशंस थी कि जो हमने एडवांस टैक्स पे किया है और जो हमारी लायबिलिटी आ रही है वो एडवांस टैक्स पेड कम है, 90% से कम है, तो फिर हमें पे वो 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने फिर वही पहली कंडीशन लिख दी है कि ये कंडीशन होती है, लेकिन मिस्टर मंगल हैज़ पेड 90% ऑफ द एडवांस टैक्स विच इज़ मोर देन 90% एंड नो इंटरेस्ट। तो क्या होगा 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब एक और इलस्ट्रेशन दे रखा है, हम उसको भी देख लेते हैं जल्दी से कि उसमें उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने लिखा है कि मिस्टर राजा हैं, ये क्या करते हैं, इनका फर्नीचर का बिजनेस है। टैक्स लायबिलिटी मिस्टर राजा की कितनी है 58,400 है मिस्टर राजा की। उसने एडवांस टैक्स कितना पे कर रखा है 35,000 उसने अपना एडवांस टैक्स पे कर रखा है। कब तक पे कर रखा है 31 मार्च तक उसने पे कर रखा है। फिर उसने क्या देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि बैलेंस टैक्स ऑफ ₹23,400 इज पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। जब वो रिटर्न ऑफ इनकम भर रहा है तब उस टाइम पे उसका पे किया गया है। अब पूछा गया कि विल ही बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। तो लायबिलिटी देखने के लिए हमें वही दो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि उसने एडवांस टैक्स पे किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो उसे 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने एडवांस टैक्स पे किया है, लेकिन कितना किया है 90% से कम किया है, जितनी भी हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो भी उसे 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस केस में उसने एडवांस टैक्स पे किया है, लेकिन हम देख लेते हैं कि उसने जितना पे किया है वो हमारा कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम पहले परसेंट निकाल लेते हैं। उसने पे कितना किया, उसने किया है 35,000। ठीक है, उसने 35,000 पे कर रखा है। हमारी लायबिलिटी कितनी आई थी, हमारी लायबिलिटी आ रही है 58,400 की। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो ये हमारा 60% बन रहा है, अप्रॉक्स 60% बन रहा है। तो जब 60% बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि उसने जो पे किया है वो किया है 90% से कम किया है। तो उसे 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 234B का इंटरेस्ट पे करने का। उन्होंने दो कंडीशंस लिख दी, फिर उन्होंने ये बता दिया कि हमने जो पे कर रखा है एडवांस टैक्स वो कम है 90% से, तो हमें 234B का इंटरेस्ट राजा को जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो 234B में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना चार्ज होता है। तो इसके लिए उन्होंने दे रखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के नेचर में होता है और कितना चार्ज होता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हमने जो है जितने भी पीरियड के लिए डिफ़ॉल्ट कर रखा है, एडवांस टैक्स नहीं पे कर रखा है, उसका 1% पर मंथ के हिसाब से हमें चार्ज होगा। और अमाउंट लायबल फॉर इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी निकालेंगे, जिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा। जितना भी हमारा अनपेड एडवांस टैक्स होता है, मतलब कि हमें जितना पे करना था और हमने जितना पे नहीं किया है, उसका जितना पे नहीं किया है वो हमारा इंटरेस्ट के लिए एज ए अमाउंट इंक्लूड करेगा। हमें जितना पे करना था और हमने जितना पे कर दिया है, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो निकल आएगा कि हमारा कितना अनपेड एडवांस टैक्स है। और इस अनपेड एडवांस टैक्स को यूज़ करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे अपना 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि द अमाउंट ऑफ अनपेड और शॉर्ट पेड एडवांस टैक्स इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। कैसे कंप्यूट होता है, इसमें हम एसेस टैक्स अपना निकाल लेते हैं, एसेस टैक्स निकाल लेते हैं। एसेस टैक्स की मीनिंग भी दे रखी है उन्होंने, क्या होती है एसेस टैक्स मीन्स द अमाउंट ऑफ टैक्स एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1). मतलब कि रेगुलर असेसमेंट में जो हम डिटरमाइन करते हैं वही हमारा एसेस टैक्स होता है। ठीक है,
the tax on total income as determined under such regular assessment as reduced by TDS, TCS, relief, deduction, जो भी हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी हमारी जितनी निकलती है सबको माइनस करके वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एसेस टैक्स होता है। हम उसको एसेस टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, जितना भी हमने एडवांस टैक्स पे कर रखा है उसको हम माइनस कर देंगे, वो हमारा डिडक्ट हो जाएगा। तो जितना भी अमाउंट आएगा उसके बाद ये आएगा हमारा अमाउंट ऑफ अनपेड या शॉर्ट पेड एडवांस टैक्स, और इस अमाउंट पे हमारा 1% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितने पीरियड के लिए होगा, जितने पीरियड के लिए हमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है उतने पीरियड के लिए हमारा चार्ज होगा। और क्या निकल आएगा, फिर निकल आएगा 234B का हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट निकल आएगा कि हमें 234B के अंदर कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो है अब इसमें क्या लिखा है, पीरियड ऑफ लेवी कैसे निकालेंगे। इन्होंने बताया कि अब हम पीरियड ऑफ लेवी कितना कैसे निकालेंगे, कि हम कितने पीरियड के लिए जो 1% अमाउंट निकालेंगे इंटरेस्ट का वो कितने पीरियड के लिए निकालेंगे। तो इसमें लिखा है कि 234 इज लेवीड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, जो हमारा फर्स्ट डे होता है उस दिन से लेवी होगा, फ्रॉम 1 अप्रैल द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1) और व्हेन अ रेगुलर असेसमेंट इज मेड देन टिल डेट ऑफ सच रेगुलर असेसमेंट। हमारा फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब जो फाइनेंशियल ईयर था वो हमारा एंड हो रहा है और असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर होगा वहाँ से लेके जब तक हमारा रेगुलर असेसमेंट होता है तब तक उस पीरियड तक हमारा क्या होगा 234B का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा केस होता है कि इनकम इज इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन, तो फिर 234B विल बी लिवीड ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ असेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन। अगर ऐसा केस होता है कि हमने इनकम जो है बना रखी थी लेकिन हमारा जब असेसमेंट हुआ या रीअसेसमेंट हुआ या रिकम्प्यूटेशन ऑफ इनकम हुआ तो क्या हुआ, जो हमारी प्रीवियस इनकम थी उस इनकम से हमारी इनकम क्या हो गई, हमारी इनकम बढ़ गई। तो फिर इसमें एडवांस टैक्स कब कितना पे किस पीरियड के लिए पे करना होगा, असेसमेंट ईयर का जो हमारा फर्स्ट डे था मतलब 1 अप्रैल से लेके जब तक हमारा वो रीअसेसमेंट हुआ उस डेट तक उस पीरियड का जो भी पीरियड होगा उस बीच का जो भी पीरियड होगा उस पीरियड के लिए हमें क्या 234B का इंटरेस्ट पे करना होगा। फिर उन्होंने लिखा है इन केस वेयर and application is made to settlement commission, interest under section 234 will be levied on the differential amount from the first day of the assessment year till the date of making the application। अगर हम सेटलमेंट कमीशन को एप्लीकेशन पे करते हैं अपनी, जब हमारा असेसमेंट हो रहा था तभी ये एप्लीकेबल होता है। हम आगे पढ़ लेंगे कभी कि सेटलमेंट कमीशन का हम कब एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या प्रोविजन होते हैं, वो पढ़ लेंगे। अगर हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो क्या करता है, वो सेटलमेंट कमीशन को अपनी एप्लीकेशन पे करता है तो उसे जो 234B का इंटरेस्ट पे करना होगा वो किस पीरियड का पे करना होगा, जब भी उसका असेसमेंट ईयर का स्टार्टिंग पीरियड था मतलब 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, जब तक वो एप्लीकेशन करता है सेटलमेंट कमीशन को उस डेट तक उसे 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि एक और केस है कि इफ इनकम इज डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन इज इंक्रीज बाय सेटलमेंट कमीशन, इंटरेस्ट अंडर 234B विल बी लीवीड ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ सच ऑर्डर। और अगर जो हमने एप्लीकेशन कर रखी है उसमें हमने कुछ अपनी इनकम दे रखी होगी, लेकिन जो सेटलमेंट कमीशन को हम एप्लीकेशन देते हैं तो सेटलमेंट कमीशन क्या करती है, उस इनकम को हमारी इंक्रीज कर देती है। उसे लगता है कि हमने जो इनकम एप्लीकेशन में दे रखी है वो कम है तो वो सेटलमेंट कमीशन हमारी इनकम इंक्रीज कर देती है। अगर ऐसा केस होता है कि सेटलमेंट कमीशन ने हमारी एप्लीकेशन की इनकम को इंक्रीज कर दिया है तो फिर हमें 234B का जो इंटरेस्ट है उसका पीरियड हम कब से कैलकुलेट करेंगे, असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे से जब तक वो सेटलमेंट कमीशन ऑर्डर पास करती है उस पीरियड उस बीच का जो भी पीरियड होगा उस पीरियड के लिए हम अपना 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, if as a result of rectification order of the settlement commission income is increased or decreased, interest will also be increased or decreased। और ऐसा अगर होता है कि सेटलमेंट कमीशन कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करती है उसके बाद अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करती है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करती है तो फिर जो भी उसने अगर इनकम इंक्रीज कर रखी है या इनकम डिक्रीज कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो हम अमाउंट पे तो करेंगे जितनी हमारी टैक्स लाइबिलिटी हो रही है। अगर इनकम इंक्रीज डिक्रीज होगी तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो अगर वो इंक्रीज डिक्रीज होती है तो फिर हमारा जो 234B का इंटरेस्ट है वो भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। फिर है इफ टैक्स
पेयर हैज़ पेड एनी टैक्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट देन इंटरेस्ट विल बी लिवीड एज फॉलो। अगर कोई टैक्स पेयर है, उसने कोई टैक्स पे कर रखा है असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, तो फिर उसका इंटरेस्ट कैसे लिवी होगा? उसका इंटरेस्ट लिवी होगा अप टू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड एडवांस टैक्स। ठीक है, जब तक हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं तब तक के पीरियड के लिए जितना भी हमारा अनपेड एडवांस टैक्स है उस पर कैलकुलेट होगा। और फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स interest will be levied on the unpaid amount of advance tax after deducting the self assessment tax paid by the taxpayer। ठीक है, हमने देखा कि कोई पर्सन है वो क्या करता है, वो अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे करता है। तो जब वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देता है तो उसका 234B का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस डेट तक वो सेट अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहा है उस डेट तक तो हमारी जो भी इनकम आ रही थी उस पर हम अपना एडवांस टैक्स निकालेंगे और उस पर अपना इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। लेकिन जब वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देता है तो उस डेट से हम अपना एडवांस टैक्स में से जो हमारी लायबिलिटी थी एडवांस टैक्स की उसमें से जितना हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया उतना डिडक्ट कर लेंगे और जो हमारी नेट लायबिलिटी आएगी उस लायबिलिटी पे हम अपना 234B का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, अब हम जितना भी हमने पढ़ा है उसके लिए हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, मिस्टर सूरज इज अ बिजनेसमैन। क्या है? बिजनेसमैन है। हिज टैक्स लायबिलिटी इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1) मतलब रेगुलर असेसमेंट में उसकी डिटरमाइंड की गई। कितनी की गई है? 28,400 की गई है। ही हैज़ नॉट पेड एनी एडवांस टैक्स। उसने कुछ भी पे नहीं किया ऐसा एडवांस टैक्स। लेकिन क्या उसका TDS का क्रेडिट है? कितना है? 10,000 का उसका TDS का क्रेडिट है इन हिज अकाउंट। फिर क्या है? ही हैज़ पेड द बैलेंस ऑन 31 जुलाई दैट इज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। विल ही बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B? इफ येस देन हाउ मच? कितना पे करना पड़ेगा उसे? ठीक है, हमने देख लिया कि इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि उसकी लायबिलिटी बनती कितनी थी एडवांस टैक्स पे करने की। तो इसके लिए हमें कितना निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा 143(1) में जैसे रेगुलर असेसमेंट होता है तो लायबिलिटी निकालते हैं वैसे ही हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे कि हमारा जितना भी 28,400 की लायबिलिटी बन रही थी उसमें से हमने डिडक्ट कर देंगे जितना भी हमने TDS पे कर दिया है। तो 28,400 में से -10,000 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती थी? हमारी बनती थी 18,400 की एडवांस टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा है तो उसे डिपॉजिट करना चाहिए था एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन उसने नहीं किया है तो हमें 234B का इंटरेस्ट जो है चार्ज करना पड़ेगा। उसने क्या किया? एडवांस टैक्स डिपॉजिट ही नहीं किया तो उससे क्या करना पड़ेगा? अपना 234B का इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। कितना चार्ज होता है? रेट क्या होता है? रेट होता है 1% पर मंथ। ठीक है, और पार्ट ऑफ मंथ हम रेट निकालते हैं किस पीरियड के लिए निकालते हैं? जितना भी आउटस्टैंडिंग पीरियड था हमारा 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, जब उसका असेसमेंट ईयर स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल से लेके जिस दिन उसने जो है अपना रिटर्न फाइल किया मतलब 31 जुलाई तक जितना भी पीरियड होगा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे? अपना 234B का इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? हमने निकाला 18,400 हमारी लायबिलिटी आ रही थी। कितनी लायबिलिटी आ रही थी? हमारी लायबिलिटी आ रही थी 18,400 की लायबिलिटी आ रही थी। इसका 1% हमें चार्ज होगा। कितने पीरियड के लिए होगा? 4 मंथ्स के लिए होगा। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा कितना? आ जाएगा इसका आंसर आएगा 736। उसका 234B का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 736 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्या करना है? हमें प्रोविजंस याद रखने हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, पीरियड कैसे निकालना है, लायबिलिटी ऑफ अमाउंट कैसे निकालनी है कि हमें किस अमाउंट पे। तो हमने देख लिया, हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया सेक्शन 234A का कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने देख लिया 234B का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लास्ट में दोनों को रिवाइज भी कर लेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि अब हम सेक्शन 234C का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं 234C कब लेवी होता है। 234C इंटरेस्ट इज लिवीड फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हमने जो देखी थी कि हमने एडवांस टैक्स पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना है। अगर हम उसका डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट उस इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हमारा 234C का इंटरेस्ट लगता है। अगर हम एडवांस टैक्स पे करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हमारा 234B का इंटरेस्ट लगता है। लेकिन अगर हम जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स है उसको पे करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं या उसको डिफ़र कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि अभी नहीं पे करेंगे बाद में करेंगे, तो फिर हमारा 234C का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है,
इसमें यही लिखा है कि डिफ़ॉल्ट जब हम करते हैं पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स तो हमारा 234C का इंटरेस्ट लगता है। फिर उन्होंने कहा है कि इसको डिटेल में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एडवांस टैक्स हमें कब पे करना होता है, कितना पे करना होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है 208 के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन इज एस्टिमेटेड टू पे टैक्स लायबिलिटी। अगर उसकी 10,000 से ज़्यादा हो रही है तो उसे एडवांस टैक्स पे करना होता है। एडवांस टैक्स उसे क्या पे करना होता है, उसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना होता है। 15 जून तक पे करना होता है 15%, 15 सितंबर तक पे करना होता है 45%, 15 दिसंबर तक पे करना होता है 75%, 15 मार्च तक करना होता है 100%। ठीक है, और जो है किसे पे नहीं करना पड़ता है, जिसने भी 44AD या 44ADA ऑप्ट कर रखा है प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन, उसे जो है ये इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी होती है। 44AD और 44ADA वाली को सिर्फ जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 15 मार्च वाली होती है वो पे करना होता है। ये सब हमने अभी पहले भी देख लिया था, हमने फिर से भी रिवाइज कर लिया है। और कोई भी हम जो टैक्स पे करते हैं, एनी टैक्स पेड अप टू 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसका हम टैक्स निकाल रहे हैं तो फिर उसको हम ऐसा एडवांस टैक्स ही ट्रीट करते हैं, और उसके बाद जो भी पे करते हैं वो हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। ठीक है, 31 मार्च के बाद जो भी पे करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इज लिवीड इफ एडवांस टैक्स इन इफ टैक्स पेड इन एनी इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जितना हमें पे करना चाहिए था उस अमाउंट से हम कम पे करते हैं उस इंस्टॉलमेंट पे, तो हमारा 234C का इंटरेस्ट जो है लीवी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिफ़र कर देते हैं इंस्टॉलमेंट को या कम पे करते हैं तो हमारा 234C का इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। जैसे हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे करना था, 15% पे करना था, लेकिन हम 15% नहीं पे करते हैं, हम उसको मान लो 10% करते हैं या 5% ही पे करते हैं, तो हमारा 234C का इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ जाएगा। इन्होंने बता दिया है कि इन केस टैक्स पेयर इज ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD या 44AD, तो इंटरेस्ट विल बी लिवीड इफ एडवांस टैक्स इज पेड ऑन और बिफोर 15 जून इज लेस देन 12% ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल। ठीक है, अगर कोई पर्सन है इसके अलावा, क्योंकि इनको तो लास्ट में पे करना होता है ना, मार्च में पे करना होता है, इनके अलावा कोई टैक्स पेयर है तो उसके लिए कैसे लिवी होगा कि एडवांस टैक्स पेड ऑन 15 जून इज लेस देन 12%। 12% से कम है, हमें करना तो 15% होता है, लेकिन अगर हम जो कर रहे हैं वो 12% से कम है तो फिर उससे जो है 234C का वो पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। इफ एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 सितंबर इज लेस देन 36%, हमें पे कितना करना होता है 15 सितंबर तक, हमें 45% पे करना होता है, और अगर हम ये जो है 36% से कम पे कर रहे हैं तो हमारा जो है 234C का इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। फिर हमारे क्या है 15 दिसंबर तक हमें 75% से कम पे कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा लेवी क्या हो जाएगा 234C का इंटरेस्ट हो जाएगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर हमें 100% से कम कर रहे हैं तो हमें 234C का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमें 12% वाली अमाउंट देखनी है। ये 234C डिटरमाइन करने के लिए ये परसेंटेज है कि हमने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है वो अगर 12% से कम पे की है तो हमारा 234C का इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने 36% से कम की है तो हो जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% से कम की है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 100% से कम की है तो हमारा 234C का इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। और अगर कोई टैक्स पेयर है वो क्या करता है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रखी है 44AD, तो अगर जो उसने 15 मार्च का जो इंस्टॉलमेंट पे करनी थी वो 100% से कम पे कर रखी है तो फिर उसे 234C का इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। कोई इंटरेस्ट लेवी नहीं होगा, कब नहीं होगा, इफ शॉर्ट फॉल इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस ड्यू टू किस लिए है, कैपिटल गेन है या विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और क्योंकि ये जो होती है कैपिटल गेन या फिर विनिंग फॉर लॉटरी ये जो है हमारी एब्रप्ट होती है, मतलब अचानक से होती है, ये हमें प्री प्लान नहीं होता, ये हमें पहले से नहीं पता होता है कि इस ईयर में हमारी इतनी जो है हमारी लॉटरी लगेगी, हमें पहले से नहीं पता होता है। तो इस पर जो भी हमारी लायबिलिटी आती है एडवांस टैक्स की, उसके लिए जो भी शॉर्टफॉल हो रहा था एडवांस टैक्स में उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, उस पर इस पर हमें एडवांस टैक्स तभी पे करना था जब ये उस ईयर में एग्री हो जाती है। उसके बाद अगर कोई हमें इंस्टॉलमेंट पड़ती है तो उसमें हमें इस लॉटरी और इस कैपिटल गेन इसका भी लायबिलिटी निकाल के इंक्लूड करके तब हमें एडवांस टैक्स उसके बाद पे करना था। तो हम इस तरह से कह देते हैं कि अगर कोई हमारा एडवांस टैक्स पे करने में शॉर्टफॉल हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि हमारा कोई कैपिटल गेन हुआ था या फिर कोई हमारी इस ईयर में विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह हो गई है तो उससे जो है हमारा शॉर्टफॉल हो रहा है तो उस पर हमें 234C का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। यही लिखा है उन्होंने कि अगर कोई ऐसा केस हो जाता है कि हमारा जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि हमने पे नहीं किया, कैपिटल गेन पे एडवांस टैक्स नहीं पे किया, या फिर हमारा लॉटरी से कोई इनकम हुई थी, क्रॉसवर्ड पजल से हमारी इनकम हुई थी तो फिर हमने नहीं पे किया, या फिर कोई हमने न्यू बिजनेस खोला था
उससे हमारा इनकम हुई, तो फिर हमने जो है उस पर नहीं पे किया, क्या नहीं पे किया, एडवांस टैक्स नहीं पे किया, या फिर हमें कोई डिविडेंड की इनकम हुई थी उस पर हमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया, तो फिर अगर इन सब से जो होती है इनकम और तब हम एडवांस टैक्स हमारा कम होता है जितना हमें पे करना चाहिए, तो फिर वो जो है उस पर 234C का इंटरेस्ट नहीं करता है। उसको सरकार कहती है कि ठीक है, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी इनकम होगी या कितनी होगी, ये तुम्हें पता नहीं था, तो उस पर तुमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया, तो तुम्हें माफ़ करते हैं, उस पर हम इंटरेस्ट भी नहीं लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 234C के अंदर। 234C का अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा 1% पर मंथ करना होगा, ठीक है। और ये भी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, 1% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जितना भी शॉर्ट पेमेंट किया है ऑफ अ मंथ फॉर शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट जो हमारी थी उस पर हम 1% कैलकुलेट करेंगे। हमारा पीरियड ऑफ लेवी कितना होगा, हम पीरियड ऑफ लेवी होगा इंटरेस्ट ऑन 234 इज लिविड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, ठीक है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 month इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हमें देखा ना हमें क्वार्टरली पे कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कम पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अप टू 15 जून, तो ये 3 months का पीरियड हो गया ना, अप्रैल मई जून 3 months का पीरियड हो गया। तो इसीलिए जो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट है अगर हम इसका डिफॉल्ट करते हैं तो हमारा पीरियड कितना होगा, हमारा 3 months का पीरियड होगा। लेकिन अगर जो है हम लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट करते हैं तो उसका पीरियड हमारा होगा 1 month का, ठीक है। हम देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इज लिविड ऑन शॉर्ट पेड, जितना भी हम कम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट को, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट को, उस पर हम 1% लगाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें इन्होंने कह रखा है कि मिस्टर कुशाल इज रनिंग अ गारमेंट शॉप, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कुशाल इज ₹45,500, ही हैज़ पेड एडवांस टैक्स एज गिवन बिलो। इसने ऐसे जो है एडवांस टैक्स पे कर रखा था, इतनी उसकी लायबिलिटी आ रही थी और ये इंस्टॉलमेंट उसने पे कर रखी थी। और क्या किया, ही हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ 44AD, ये नहीं ऑप्ट किया, ये ऑप्ट किया होता तो उसे सिर्फ यही वाला पे करना होता। विल ही बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, इफ़ येस देन हाउ मच। हमें डिटरमाइन करना है कि उसे 234C का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा। तो हमें पहले देखना पड़ता है कि उसने जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे कर रखी है वो कहीं उसने कम तो नहीं पे कर रखी जितनी उसे करनी चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं हमें पे करना चाहिए था। हमें फर्स्ट में 12% से अगर हमने कम किया है तो हमारी लायबिलिटी बनती है। सेकंड में हमने कितना किया है, 36% से कम किया है तो हमारी लायबिलिटी बनती है। थर्ड के लिए यही था, 75% था, हमने 75% से कम किया है तो हमारी लायबिलिटी बनेगी। उसके बाद 100% से कम किया है तो हमारी लायबिलिटी बनेगी। तो हम देख लेते हैं कि उसने कितना पे किया। उसने 8,000 पे किया है और उसे जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कितना करना चाहिए था, उससे अप टू 15% करना चाहिए था। तो 15% हम देखते हैं कि उसने किया है कि नहीं किया। उसने पे किया है 15%, कितना आएगा किसका, 45,000 उसकी जो टोटल लायबिलिटी थी उसका 15% आता है 6825। और उसने पे कितना किया, उसने 8,000 किया, तो उसने 15% से ज़्यादा ही किया। उसने 15% ज़्यादा किया है तो वो जो है इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसने किया है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना चाहिए था 45%, ठीक है। और उसने जो पे कर रखा है वो कितना परसेंट है, उसने पे कर रखा है, हमने पे कर रखा है, उसने देख लेते हैं कितना पे किया है। उसने 11,000 पे किया है, ठीक है। 18 + 11 मतलब कितना हो गया, 8 + 11 19,000, हमने टोटल 19,000 उसने पे कर रखा है। हमें पे कितना करना चाहिए था, हमें पे करना चाहिए था 20,475 पे करना चाहिए था और हमने पे कर रखा है 19,000। क्योंकि हमने कम पे कर रखा है तो हमारा क्या होगा, अब 234C का इंटरेस्ट लगेगा। हमें पे करना चाहिए था 20,475, हमने पे कर रखा है 19,000। तो अब हमारा कंडीशन आ रही है कि लगेगा, लेकिन हमें एक और देख लेना चाहिए कि उसने जितना पे कर रखा है वो 36% से कम तो नहीं है। अगर वो 36% से कम है तो ही हमें 234C लगाना है। अगर हम तो 234C तभी लगाएंगे ना जब हमारा वो 36% से कम पे कर रखा है। अगर उसने 36% तक भी पे कर दिया है तो हम कह देते हैं ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि उसने कितना पे किया है। उसने जितना भी पे किया है वो 36% से कम तो नहीं है, मतलब उसे मिनिमम 36% तो पे किया है। तो हमारी टोटल लायबिलिटी
16,300 हमारी लाइबिलिटी आती है। हमने पे कितना कर रखा है, हमने 19,000 पे कर रखा है। तो हमने जितना भी 19,000 पे किया है वो 36% से ज़्यादा है, वो 36% से ज़्यादा है। तो हम अभी 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% उसे पे करना चाहिए था। 75% हमारी लाइबिलिटी का कितना आता है, हमारी लाइबिलिटी का आता है 34,125 और हमने टोटल पे कितना कर रखा है, हमने पे कर रखा है 11,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, तो वो कितना हो गया 31,000। हमें पे करना चाहिए था 34,125, हमने पे कर रखा है 31,000, तो हमारा शॉर्ट हो गया। कितना हो गया, हमने जो है 3,125 से कम पे कर रखा अपना एडवांस टैक्स। तो फिर हमें अब 234C का इंटरेस्ट जो है लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस थर्ड से तो हमें यही देखना होता था कि 75% ही उसे पे करनी है, उसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होती थी। अब उसने 75% से कम पे कर रखा है, तो अब उसका 234C का इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना लगेगा, 1% लगेगा। जितने भी उसने शॉर्टफॉल किया, कितना उसने 3,125 कम पे कर रखा है, उसने इतना कम पे कर रखा है, तो इस अमाउंट का 1% चार्ज होगा। कितने के लिए चार्ज होगा, जितना भी शॉर्टफॉल है, मतलब 3 मंथ्स, ठीक है, उसके लिए चार्ज हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट 100% की होनी चाहिए थी, 45,500 से पूरा डिपॉजिट करना चाहिए था, लेकिन उसने कितना डिपॉजिट किया है, उसने किया है 8,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000 प्लस 14,500। इसने इतना डिपॉजिट किया है, उसका ये कितनी अमाउंट होगी, 19 प्लस 12,000, 19 प्लस 12,000 और कितना हो गया 14,500। तो ये कितना हो गया 15। उसने पूरा डिपॉजिट कर दिया 45,500। तो क्या है, ही विल नॉट बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। उसे नहीं होगी, क्योंकि उसने 100% कर दिया अपनी। टोटल हम उसका देख लेते हैं, उसने जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की, तो उसने लास्ट में जाके अपना 100% इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो अब उसे 234C की लाइबिलिटी नहीं लगेगी। उसी बस एक बार उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, उसने 75% से कम किया, तो उसी पीरियड के लिए उसे 234C की इंटरेस्ट की लाइबिलिटी लगेगी, ठीक है। उन्होंने लिख दिया है कि देयर शॉर्टफॉल ऑफ 3,000 इन केस ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो फिर जो है हम उसके लिए 1% लगा देंगे पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर शॉर्ट पीरियड 3,100, क्योंकि हमें नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 राउंड ऑफ करना पड़ता है। हमने जर्नल रूल्स अपने देखा था, तो 3,100 पे हम 1% लगा देंगे। कितने पीरियड के लिए, 3 मंथ्स के लिए हमारी शॉर्टफॉल थी, तो हम लगा देंगे। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा शॉर्टफॉल कितना था, 3,100 का था, ठीक है, 3,100 का था। कितने परसेंट का टैक्स लगेगा, 1% का लगेगा। कितने पीरियड का लगेगा, 3 मंथ्स के लिए। तो 3,100 इंटू 1% हम निकालेंगे 3 मंथ्स का, तो ये हमारा जाएगा 93 रुपीज़। हमें इंटरेस्ट 234C का देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, हमने समझ लिया 234C भी होता है। हमने क्या देख लिया, हमने 234A देख लिया, 234B देख लिया, 234C देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा जिसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 234A, B, C में हमने क्या देखा। तो हमने देखो 234A में देखा कि हमें 234A का इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा, जब भी हम जो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं। हम हमारी जो ड्यू डेट थी और जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर 234A का इंटरेस्ट लगेगा। 1% चार्ज होगा, किस पीरियड का लगेगा, जो भी हमारी ड्यू डेट थी और जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड के लिए हमें 234A का इंटरेस्ट लगेगा। 234B का इंटरेस्ट हमें कब लगता है, 234B का इंटरेस्ट हमें तब लगता है जब हमें एडवांस टैक्स पे करना था, लेकिन हमने जो एडवांस टैक्स पे कर रखा है, या तो वो हमने पे ही नहीं किया या हमने पे कर रखा है, तो हमारे वो 90% जो हमारी लाइबिलिटी आई थी उससे कम पे कर रखा है, 90% ऑफ द लाइबिलिटी से कम पे कर रखा है। तो हमारा 234B का इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना होगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ चार्ज होगा। और पीरियड कैसे निकालेंगे कि हमें जब एडवांस टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी स्टार्ट होती है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर जो हमारा है 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, उस डे से लेके जब हमने एडवांस टैक्स पे कर रखा है, जब हमने एडवांस टैक्स पे किया जब हमने टैक्स पे किया उसके बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड को उस पर जो हम 1% का इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा 234B का इंटरेस्ट निकल जाएगा। थर्ड हमने देखा 234C हमें कब पे करना होता है इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट हमें तब पे करना होता है जो हमारे एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट है वो हमने या तो कम पे कर रखी है, हमने डिफर कर दी, मतलब बाद में पे कर रखा है, तो हमें 234C का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये भी कितना लगता है, 1% लगता है। कितना लगता है, अगर हमने जो क्वार्टर का नहीं किया उसको हम 3 मंथ से डिवाइड कर देंगे। अगर एक क्वार्टर का नहीं किया तो 3 मंथ्स हो जाएगा, 2 क्वार्टर का नहीं किया तो 6 मंथ्स हो जाएगा, और लास्ट क्वार्टर का नहीं किया तो उसके लिए 1 मंथ ही लेते हैं क्योंकि वो मार्च ही लेते हैं, तो फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे।
ये हमने देख लिया, इतना ही हमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 234A, B, C। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ MCQ हैं, अगर हम देखना चाहें तो हम देख लेते हैं। कुछ MCQs डिपार्टमेंट ने इशू कर रखे हैं, हम देख लेते हैं इसको जल्दी। अंडर सेक्शन 234A इंटरेस्ट इज लिवीड फॉर किस पीरियड के लिवी होता है? डिले इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। नहीं, अभी हमने देखा 234A जो है डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जब इनकम होता है तब हम जो है 234A लिवी करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 234A लिवी करते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए नहीं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के लिए क्या होता है? 234B होता है। शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस है, इसके लिए भी 234B होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज लिवीड एट परसेंट ऑफ मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ। कितना होता है? 1% होता है। ठीक है, तो इसका हमने देख लिया 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 234B प्रोवाइड्स फॉर लीवी ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। हमें ये बताना है कि ये जो दे रखी है स्टेटमेंट ये ट्रू है कि नहीं है। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि 234B प्रोवाइड्स फॉर लीवी ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ये तो एकदम गलत है। 234B किस लिए लगता है? 234B तब लगता है जब हमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है, या फिर हमने जो पे किया है वो 90% से कम है, तब लगता है। तो फिर ये क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज लिवीड इन फॉलोइंग टू केसेस। इस केसेस में लगता है कब? व्हेन टैक्स पेयर हैज फेल्ड टू पे द एडवांस टैक्स दो ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है, और वेयर द एडवांस टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर इज लेस देन 75% ऑफ द एक्सेस। नहीं, ये तो गलत है। 75% नहीं, हमने इसके लिए क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा रखा था कि वो 90% से कम होता है तब हमें लेवी होता है। तो ये कंडीशन तो सही है, लेकिन ये वाली गलत है। तो अल्टीमेटली ये जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग कर लेंगे। हम नहीं भी बताएं आपको तब भी आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज पेड एट द रेट। किस रेट पे पे करना होता है? हमें 1% के रेट पे करना होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? 234B इंटरेस्ट इज लिवीड ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड एडवांस टैक्स। ठीक है, इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स देन ऑल्सो इंटरेस्ट इज लिवीड ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर हम शॉर्टफॉल करते हैं तो क्या एंटायर अमाउंट पे लगता है? ये तो गलत है। एंटायर अमाउंट पे क्यों लगेगा? जितना भी हमारा शॉर्टफॉल है, जितना हमने पे नहीं किया उसी पे तो लगेगा। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो ना इंसाफी हो जाएगा। हम एंटायर अमाउंट पे लगाएंगे तो एकदम गलत है। हाँ, हम ऐसे कैलकुलेट करते थे एंटायर अमाउंट, हम ऐसे कैलकुलेट किया, ऐसे टैक्स कैलकुलेट करते थे, उसमें एडवांस टैक्स करते थे, माइनस करते, जितना भी हमने एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो हमें जितना शॉर्टफॉल आता था उस पर हम जो है कैलकुलेट करते थे अपना इंटरेस्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया। उसके बाद दिया है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन दिस, अब सेक्शन बताना हमें कि इज लिवीड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1) रेगुलर असेसमेंट वाली, और व्हेन अ रेगुलर असेसमेंट इज मेड टिल द डेट ऑफ सच रेगुलर असेसमेंट। तो ये कौन सा सेक्शन है जिसमें हम इसमें इंटरेस्ट चार्ज करते थे? हमने देखा था वो कौन सा सेक्शन था? बी में, जो हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ता था इंटरेस्ट। तब उसके लिए हम कब से कैलकुलेट करते थे? पीरियड 1 डे ऑफ अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से जब तक हम टैक्स पे करते थे तब तक के लिए कैलकुलेट करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 234 आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये बी वाला आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है सेक्शन दिस, अब सेक्शन ही बताना है। प्रोवाइड्स फॉर लीवी ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये तो लास्ट वाला देखा था ना, 234C वाला, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट 234C इज नॉट लिवीड कब नहीं होता है? इफ द शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज ड्यू टू फेलियर टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स और इनकम रिफर्ड टू इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 24(9) दैट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पेजल। हाँ, तो ये तो सही लिखा है कि हमें जो 234C तब नहीं लगता है अगर हमारा जो एडवांस टैक्स के पेमेंट में शॉर्टफॉल हो रहा है वो किस रीज़न से हो रहा है कि हमारी ये वाली इनकम हो गई है। कौन सी इनकम हो गई है? या तो वो इनकम हो गई है कैपिटल गेन की वजह से, या फिर जो है ये 224(9) वाली इनकम है, लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल, इन सब से हमने इनकम की है। तो हमें जो है तब 234C नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ हमारी कंडीशन और होती थी कि सिर्फ ये होना काफ़ी नहीं है, लेकिन जो टैक्स पेयर है उसने क्या किया है? उसने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अपनी इसका टैक्स भी जो नेक्स्ट इसके बाद जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें अपना अगर उसने टैक्स पे कर दिया है, इस इनकम से रिलेटेड टैक्स पे कर दिया है,
तब ये जो है 234C नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन और लिखी होती तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन क्योंकि वो कंडीशन नहीं लिखी, उन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन मेंशन कर दी है, तो ये फॉल्स होगा। ये क्या है, ये फॉल्स है। अगर इन्होंने साथ में वो कंडीशन और लिख दी होती कि उसे उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट है, देखें हम उसके यहाँ पे आंसर लिखा भी होगा, उन्होंने लिखा होगा यहाँ पे, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि द क्वेश्चन इज फॉल्स। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, इन फॉल्स इसलिए है क्योंकि इनकम फ्रॉम एन ये हो एंड द टैक्स पेयर पेज द डिविडेंड, क्या है, एंड है, तो ये कंडीशन भी जरूरी है। एंड द टैक्स पेयर पेज द रिक्वायर्ड एडवांस टैक्स ऑन सच इनकम एज अ पार्ट ऑफ इमीडिएट फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट टिल 31 मार्च, ठीक है, तब कर ले। या इफ़ नो इंस्टॉलमेंट इज पेंडिंग, अगर इंस्टॉलमेंट कोई पेंडिंग नहीं है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो फिर जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में या 31 मार्च को ईयर एंड होने से पहले वो जमा कर दे इस पर एडवांस टैक्स में, तो उसे 234C का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन. Thank you for watching the video, and if you have any query, don't forget to comment below. I will try to solve your query. If you like my efforts, please like the video and don't forget to subscribe my channel. For such videos, stay tuned to my channel. Thank you.